2 करोड़ रोजगार, किसानों की दोगुनी आय और किसानों की और बेरोजगारी, इन प्रमुख मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। इन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा विफलता हुई कि आज किसानों की दोगुनी आय तो नहीं हुई है, लेकिन किसानों का दोगुना काम जरूर हो गया। काला धन लाने की बात कही थी, 15 लाख रुपए मतलब खाते डालने की बात करती, सारे मुद्दे विफल है भारतीय जनता पार्टी। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे अडानी और अंबानी जैसे लोग काम कर रहे हैं। तो यूरिया में जो 50 किलो का कट्टा होता था, उसकी कीमत बढ़ाने के साथ साथ 5 किलो यूरिया भी कम किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि गौशालाएं नहीं बनाई गई हैं, गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में बनाई गई हैं। 35 सहयोगी दलों के साथ पूरे 28-29 राज्यों में वो चुनाव लड़ रही है, और जब 400 सीटों पर लड़ी नहीं रही तो 400 सीटों का दावा तो इनका पहले ही खोखला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य और लोकसभा चुनाव पूरे देश में जोरों शोरों से चल रहा है। सभी पार्टियां अपने प्रचार कर रही हैं और प्रत्याशी भी घोषित कर रही हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए युवा नेता अरविंद पटेल जी हैं, जो समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रह चुके हैं और किसान नेता भी हैं, किसान समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। उनकी जो लोकसभा है, आंवला लोकसभा है और बरेली में ही रहते हैं, तो सभी मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे। तो अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, जो आपने मुझे बुलाया। मेरा पहला सवाल यही है कि आप लगातार बरेली लोकसभा में सक्रिय रहते हैं, आप युवाओं के मुद्दे पे भी सक्रिय रहते हैं। तो लोकसभा चुनाव जो हो रहा है इस समय, उसमें क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये लोकसभा चुनाव हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र के पर्व में लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसमें जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो उसका मुद्दा ही इस बात को लेके था, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, किसानों की दोगुनी आय और किसानों की और बेरोजगारी, इन प्रमुख मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा विफलता हुई। किसानों की, जहां प्रधानमंत्री जी ने दोगुनी आय करने की बात की, आज किसानों की दोगुनी आय तो नहीं हुई है, लेकिन किसानों का दोगुना काम जरूर हो गया। वो दिन में भी अपने खेतों में मेहनत करता है, रात को जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, गायों की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें भी उसे रात रात भर सोने को नहीं मिल रहा है, जिससे किसान की आय दोगुनी की बजाय करने की बजाय काम दोगुना कर दिया है। किसान बेहाल है देश का। और जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उसमें कोई भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, चाहे राज्य सरकार स्तर की बात हो, किसी भी मतलब स्तर पे पूरी तरीके से सरकार नाकामयाब हुई है। रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल है, कोई रोजगार नहीं है, और पूरी तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे सबसे प्रमुख था भारतीय जनता पार्टी का। भ्रष्टाचार का मुद्दा इस समय सब, मतलब काला धन लाने की बात कही थी, 15 लाख रुपए मतलब खाते डालने की बात करती, सारे मुद्दे विफल है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा एक बात कह रही कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए, वो कह रहे हैं कि हमने स्किल इंडिया चलाया, गली गली लोगों को प्रधानमंत्री के एक योजना के द्वारा ट्रेनिंग दी गई। तो कह रहे हैं हो सकता है सरकारी रोजगार ना मिला हो, लेकिन प्राइवेट बहुत काम मिला है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अरे, प्राइवेट सेक्टर, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है ये बात कहती है, लेकिन अगर छोटे स्तर पे ग्रामीण स्तर पे, चाहे स्किल इंडिया की बात ले लीजिए या फिर छोटे उद्योग की बात ले लीजिए, लेकिन बड़े स्तर पे अगर राष्ट्रीय स्तर पे अडानी और अंबानी जैसे लोग काम करेंगे, तो चाहे वो भले ही उद्योग की बात रही हो, लेकिन छोटे स्तर पे जो छोटा उद्योगपति है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और सीधे तौर पे नुकसान हो रहा है। पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे अडानी और अंबानी जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें चाहे स्किल इंडिया के माध्यम से आप ले लीजिए या फिर छोटे उद्योगपति किसे ले लीजिए, जो जिले लेवल पे और छोटे लेवल पे जो दुकान चला रहे हैं, उन सबका पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लीजिए, आज BSNL जैसी राष्ट्रीय स्तर की कंपनी चाहे जो हैं, वो रिलायंस जैसे मतलब इंडस्ट्रीज के सामने सारी मतलब टेलीफोन कंपनियों के, चाहे प्राइवेट क्षेत्र की, सरकारी जैसी कंपनियां, वो सब डाउन हुई हैं। आप रिलायंस अगर एक मॉल बना के सारा सामान बेच रहा है, तो अगर मान लीजिए बरेली का अगर बेसन बनाने वाला है, तो उसका बेसन बिकेगा अगर रिलायंस का बेसन अपना ला रहा है, या फिर अडानी अपना तेल ला रहा है, तो बरेली के किसी का तेल बिकेगा। मैं ये उदाहरण इस तरीके के मतलब दे रहा हूँ कि चाहे वो किसी भी स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्र पे या स्किल इंडिया की जो बात हो रही है, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। क्षेत्र पे एक छत्र राज्य मतलब अडानी और अंबानी जैसे लोगों को हो गया। आप बात कर रहे थे किसानों की कि किसानों की आय दुगनी होने की जगह जो उनका काम है वो दुगना हो गया है जी। तो जो सरकार ने कहा था कि आय दुगनी होगी, उन्होंने कहा था कि हम
सस्ता यूरिया देंगे, ये सब देंगे और किसानों की जो उपज है उसे अधिक रेट में खरीदेंगे। ये सब मतलब किसानों को क्या क्या नुकसान हुए? तो ये है कि उनके जानवर के खेत खा रहे हैं। उन्होंने बीमा की बात की थी तो उस पर कितना काम हुआ है, तो किसानों के लिए क्या क्या काम हुआ है? किसानों के लिए आज किसान भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की जो आप देख लीजिए 70% आबादी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के मतलब जुड़ी हुई है और किसानी से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसान के क्षेत्र में काम करती हो या फिर वो किसी इंडस्ट्रीज जुड़ी हो। गन्ने जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, मोदी जी ने कहा कि हम किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे। गन्ने जैसा मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय, गन्ने जैसा जो भारत सरकार में उसका गठन नहीं हुआ, मंत्रालय नहीं है। तो और दूसरी यूरिया की अगर आप बात करें, यूरिया फर्टिलाइजरों के जो 10 साल में जितनी फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी हैं, यूरिया में जो 50 किलो का कट्टा होता था उसकी कीमत बढ़ाने के साथ साथ 5 किलो यूरिया भी कम किया है। जो मतलब फर्टिलाइजर जो NPK DAP का कट्टा, जो कट्टे की कीमत 2014 से पहले 500 600 700 रुपये होती थी, वो आज 1500 रुपये मतलब 1470 रुपये सब्सिडी सारा कुछ काट कूट सब करने के बाद में किसान को पड़ रहा है। और अगर वो ना हो तो फिर उसकी कीमत 3000 रुपये से ज़्यादा की पड़ रही है। तो ये मतलब 5-5 6-6 गुना ज़्यादा मतलब रेट बढ़ा दिए हैं। तो किसानों को कहाँ से डीजल की आप बात कर लीजिए, जब डीजल पेट्रोल कितना महंगा हुआ है तो किसान को फायदा कहाँ मिला है? आज ग्रामीण क्षेत्र में जो इस समय गांव-गांव जो योजना चल रही है कि पेयजल योजना, वो हो सकता है किसी क्षेत्र के लिए बुंदेलखंड में, या हो सकता है जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या रही थी उसके लिए तो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पूरी तरीके से 90% या वो है, लेकिन भारत के लिए सबसे ज़्यादा किसानों के अगर क्षेत्र पे सिंचाई की अगर व्यवस्था हो जाती चाहे तो वो ज़्यादा सफल होती है। और उस पर सिंचाई के क्षेत्र पे किसानों की आय दोगुनी के क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं, आपको लगता है इन पे चुनाव हो रहा है? भाजपा कह रही है कि हमने हिंदुत्व की रक्षा की है, मंदिर बनाया है, और भी बहुत सारे मुद्दे वो लेकर चलती है, धर्म के, हिंदू मुसलमान के जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिकरण के मुद्दे हैं। तो चुनाव तो उन चीज़ों पे हो रहा है ना। आपके जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, इन पे चुनाव आपको लग रहा है हो रहा है? हो रहा है कि आप विपक्षी पार्टियां जो हैं, आप लोगों की पार्टियां ला पा रही हैं चुनाव को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाहे मतलब आप धर्म एक आस्था का विषय है और वो हर व्यक्ति का होता है, हर परिवार का होता है। मैं ऐसा हो सकता है कि मेरी आस्था मैं घर में ही, ये लोग कहते हैं धर्म के बात पे हमारा जो मन में ही एक आस्था होती है। तो ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर की, मुद्दे की और हिंदू मुस्लिम की जो बात करती है, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इस बार पूरे तौर पे किसान बहुत बेहाल है। हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। सबसे पहली मतलब 2014 में जो युवा था, वो युवा ने इस हिसाब से वोट दिया, जो 14 साल का युवा था आज 10 साल के बाद वो 24 साल का हो गया। 2-3 साल बाद उसकी उम्र भी निकल जाएगी। तो पूरी तरीके से पूरा युवा बेहाल है, किसान बेहाल है। पूरी तरीके से अपने मुद्दे पे चुनाव हो रहा है और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीके से किसान के साथ है। किसान और भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जनता त्रस्त है। एक बात और है, आपकी लोकसभा जो आंवला लोकसभा है और बरेली लोकसभा को भी आप समझते हैं, तो आंवला लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, या आंवला लोकसभा में किसके पक्ष में चुनाव हो रहा है और वहाँ का इस समय माहौल क्या है? लोगों के मन में क्या है? आपकी लोकसभा में लोगों के मन में क्या है? देखिए, आंवला लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो आप जो पूरी लोकसभा है वो ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है और ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ गंगा के जो उसमें है पूरी उपजाऊ भूमि है और उपजाऊ भूमि के साथ साथ में किसानों की बहुत बड़ी मतलब एक समस्या है। जो जानवरों की आज गांव-गांव आप गंगा के पार किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत मतलब पूरी तरीके से किसान बेहाल है। किसान के लिए इस समय कोई मायने नहीं रखता है कि वो मतलब सबसे ज़्यादा पूरे दिन वो खेती में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसकी फीस कहाँ से जमा होगी, उसके परिवार का मतलब खर्चा किस तरीके से, जब वो पूरी बात तय करती है उसकी आय की इनकम पे, किसानी की इनकम पे। तो इस समय सारी मुद्दों को
भुलाते हुए वो एक मतलब किसान के मुद्दे पे एकजुट हो गया है। और पूरा किसान जिस दिन क्षेत्रीय जाति बिरादरी और उसको छोड़ते हुए किसानी के मुद्दे पे चुनाव हो जाएगा तो सीधे सीधे पूरी तरीके से उस दिन मतलब चुनाव ठीक होगा। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बिल्कुल डाउन है। लोगों को गांव में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब लोग गालियां देने का काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। मतलब वहाँ समाजवादी पार्टी अच्छे मतों के साथ जीतेगी, लाखों वोटों से जीतेगी। सर एक बात और है, आप कह रहे हैं कि जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी लोग हैं या सरकारी विभाग है वो कहते हैं कि हमने गौशालाएं बनाई हैं और वहाँ पर अरबों रुपए या करोड़ों रुपए गौशाला पे गांव-गांव में खर्च हो रहा है, वहाँ भूसा दिया जा रहा है, जानवरों के लिए बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप गांव में ही रहते हैं तो इसमें कितनी सच्चाई, गौशालाएं बनाई गई हैं या नहीं, या जो आप कह रहे हैं वो सही है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि गौशालाएं नहीं बनाई गई हैं। गौशालाएं बनाई गई हैं लेकिन वो सिर्फ कागजों में बनाई गई हैं। उसका धन भी आवंटन हुआ है, वो भी सिर्फ कागजों में हुआ है। आप किसी भी गांव ग्राम पंचायत की आरटीआई डाल के देख लीजिए, या किसी भी ग्राम पंचायत को देख लीजिए, कितने बिल देव के भूसे के फर्जी लगाए गए हैं, भूसे पे कितना पैसा सरकार का खर्च हुआ है। सरकार का एक बहुत बड़ा बजट जो गौशालाओं पे और गौ रक्षा के नाम पे खर्च हुआ है, लेकिन ग्रामीण स्तर में कितना काम हुआ है आप देख लीजिए। अगर कोई भी किसी भी गांव में आप चले जाइए, चाहे किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, चाहे वो रोड पे चलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो किसानी से उसका ताल्लुक ना हो, वो सरकारी नौकरी करता हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में करता हो, रोड पे चल रहा है तो गायों से लेके वो भी परेशान है। गांव की प्रमुख समस्या जानवरों के लेके है। तो सरकार के जो दावे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल दिखावे के दावे हैं, कागजी पे दावे हैं, और सारे 2014 से लेके आज 24 होने वाली है, 10 सालें हो गई पूरे झूठ के बलबूते और मतलब झूठे मुद्दों के बलबूते, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बलबूते और इस इमोशनल ब्लैकमेल करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। और पूरी तरीके से 2024 का चुनाव भी इसी मुद्दे पे जीतना चाहते हैं। लेकिन इस समय युवा और किसान पूरी तरीके से इनकी नीति को समझ गया, इस बार इनके बहकावे में आने वाला नहीं है और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से बिल्कुल बाहर जाएगी और किसान के मुद्दों पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि हवा है विपक्ष के पक्ष में और कहीं ना कहीं सरकार से लोग नाराज तो हैं, लेकिन जो आपका संगठन है, विपक्षी संगठन है, समाजवादी पार्टी संगठन है, कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, जो भी है सपा का ही है, वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, अपने प्रत्याशी का सही से प्रचार नहीं हो पा रहा है। हम भी देख रहे हैं सपा के पक्ष में माहौल तो हो सकता है लेकिन उनका प्रचार प्रसार जो है उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, चाहे वो आंवला लोकसभा हो चाहे वो बरेली लोकसभा हो। तो इसमें इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की चाहे बात हो या फिर निचले ग्रामीण स्तर की बात हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरावे के साथ, डरा धमका के, और चाहे आप केंद्र में ले लीजिए इसमें कितनी ईडी और मतलब ईडी के साथ, इसी तरीके से नीचे स्तर पे पूरी तरीके से डरा धमका के वोट लेना चाहती है। और कार्यकर्ता बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, पूरी तरीके से माहौल तैयार है और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आंवला विधानसभा ही नहीं, पूरे बरेली मंडल में भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटों पर बुरी तरीके से हार होगी और सभी तरीके से समाजवादी पार्टी भारी मतों के साथ मतलब चुनाव जीत रही है और जनता भी बहुत बड़े बहुमत से समर्थन दे रही है। एक बात और है कि भाजपा का जो संगठन है बूथ स्तर तक है, उनके पन्ना प्रमुख हैं, बहुत कुछ हैं। आपके कई बार मैंने भी इस तरह का अवलोकन किया कि आपके जो बूथ स्तर पे लोग जो होते हैं उन्हें फर्जी लिस्ट दे दी जाती है, बूथ पे आपके लोग होते ही नहीं हैं समाजवादी पार्टी के, आपके विधानसभा अध्यक्ष काम नहीं करते हैं सही से। तो इस लोकसभा चुनाव में भी ये चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि 2022 में हमने कई नेताओं से पूछा था तो इस तरह की समस्याएं आई थी। इस लोकसभा में कुछ सुधार हुआ है या वही हालत है? नहीं, देखिए, कोई भी संस्थान हुआ या कोई भी परिवार हुआ, वहाँ पर सारे लोग एक जैसे काम नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पर देखो कि अगर 100% काम है तो कुछ लोगों को 40% काम करना पड़ता है, कुछ को 60% काम करना पड़ता है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी में सभी ग्रामीण स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ता, युवाओं की सबसे बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी में है और हर जगह पूरी तरीके से कार्यकर्ता लगा हुआ है। और इस बार पूरी तरीके से हम लोग चुनाव जीतेंगे और बहुत भारी मात्रा में, भारी बहुमत के साथ पार्टी को जिता के, और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और ऐसा मतलब देखने में आया है। एक बात और कही जा रही है कि हर बूथ पे 20 युवाओं को लगाया जाएगा, 20 यूथ एट एवरी बूथ। ये एक नई रणनीति सपा ने शुरू की है, तो क्या हर बूथ पे इतने लोगों को आप लगा पाएंगे? अरे जहाँ हर बूथ पे लगभग 1000
1100 वोटर होता है, उसमें मतलब 20 बूथ तो बहुत कम है। 200-200 युवा मतलब चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। हर गांव में 200-200 250-250 युवाओं की टोली, मतलब कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई अपनी खेती को लेकर परेशान है। रोजगार, ग्रामीण जो मजदूर है युवा, वो अब उसे मजदूरी नहीं मिल पा रही है। वो 1500 रुपए की 12-12 घंटे काम कर रहा है, रुद्रपुर जा रहा है, उसके लिए पूरी तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सभी तरीके से परेशान है। 20 नहीं, 20 मतलब 200 लोग मतलब हर गांव से निकल जाएंगे, आपको परेशान मिल जाएंगे। एक बात और सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 400 सीटें ला रहे हैं, और आपके इंडिया गठबंधन जो है वो कोई दावा नहीं कर रहा है ऐसा। तो आपको क्या लगता है किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है और झूठ की बात करती है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उनकी बात को समझ नहीं पाता है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? आप बताइए। 35 सहयोगी दलों के साथ पूरे 28-29 राज्यों में वो चुनाव लड़ रही है, और जब 400 सीटों पर लड़ी नहीं रही तो 400 सीटों का दावा तो इनका पहले ही खोखला है। गठबंधन की बात कर रहे होंगे। हाँ, गठबंधन के साथ में जब इतने मजबूत है तो आप पहले ये बात कहते हैं कि हम 400 पार, तो 35 आप तो खुद ही देख सकते हैं। जब 35 दलों के साथ संगठन हो रहा है तो ये लोग कितने मतलब कमजोर अपने आप को आंक रहे हैं। एक बात और आती है ईवीएम मशीन को लेके कि ईवीएम जो है उसमें घपला किया जाएगा। एक तेजस्वी यादव ने भी अभी दिल्ली में कहा था इंडिया गठबंधन की मीटिंग में। तो ईवीएम को लेके आपका क्या मत है? ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बैलेट पेपर बिल्कुल पारदर्शिता बिल्कुल रहती है, और मैं तो जहाँ तक हूँ बैलेट पेपर के मतलब पक्ष में हूँ। जो प्रत्याशी वोट डाल रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने किसे वोट दिया और मेरा वोट पूरी तरीके से सुरक्षित बैलेट में जा रहा है। ईवीएम मशीन से व्यक्ति को ये मतलब डालता है, सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो मतलब अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता कि मेरा वोट मेरे प्रत्याशी को पड़ा है या नहीं पड़ा है। ये तो मतलब ईवी पैट की भी बात होती है, लेकिन वो अगर इतना ही चुनाव आयोग को वो तो पूरे हर बूथ के गिनाए जाएं और हर बूथ के उतनी सी गिनती हो, ईवीएम से ना हो, तो लगता है कि हाँ पारदर्शिता है। वैसे ईवीएम में बैलेट पेपर से ज़्यादा बेहतर है। बैलेट पेपर आप चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो? बिल्कुल बिल्कुल। और ईवीएम से हो रहा है इस बार, तो आपको क्या लगता है कितनी पारदर्शिता रह पाएगी? नहीं, पारदर्शिता इस बारे में चुनाव आयोग देखो किस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आयोग हम मतलब पूरी तरीके से निष्पक्ष हो तो नहीं भी हो सकता है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो चाहे वो ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो, चुनाव ठीक होगा। पहले भी ऐसा नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी या बेईमानी नहीं हो सकती थी, वो बैलेट में भी हो सकती है। ये तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से चुनाव कराता है। आरोप ये लगा रहा है विपक्ष की सारी संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, तो लगता है निष्पक्ष चुनाव होगा? इस बारे में देखिए, आप तो देख रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात ले लीजिए या किस तरीके से मतलब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए आप किसी न किसी बात को लेके एकदम जेल में डाल देते हैं, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से कठपुतली बन के रह गई हैं और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं, चाहे मतलब इतनी बड़ी संस्थाएं सब किसी न किसी दबाव में काम कर रही हैं। बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। तो अब युवा जो है, आप खुद भी युवा हैं और इस बार वोट डाल रहे हो, इस बार सबसे ज़्यादा युवा वोट डालेगा, तो युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? मैं आने वाले लोकतंत्र के पर्व में युवाओं से यही मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि जाति, धर्म, स्थानीय के मुद्दों को मतलब ना मुद्दा बनाते हुए आप सीधे सीधे रोजगार, बेरोजगारी और मतलब महंगाई को मतलब देखते हुए वोट करिए। और जब सरकार, क्योंकि सरकार से ही तय होता है कि किस तरीके से मतलब रोजगार निकलेंगे, किस तरीके से भर्तियां निकलेंगी, किस तरीके से भर्तियां मतलब ये सरकार भर्तियां होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है और युवाओं को कितनी बड़ी समस्या होती है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर युवा वोट करेगा और निश्चित ही इस बार मतलब भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और वक्त पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अरविंद पटेल जी, जिनका कहना है कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं उसे मजबूत मान रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो समाजवादी छात्र सभा है उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रह चुके हैं और किसानों के मुद्दों पे भी लगातार काम करते हैं, किसान समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और आप जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे गहराई से समझते हैं। तो आपने सभी सवालों के हमारे बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिए। आप लोग इस इंटरव्यू को लेकर, उनके विचारों को लेकर क्या सोचते हैं,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अरविंद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज़ टीवी। नमस्कार।